डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 3 डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स में। टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू की डिज़ाइनिंग। स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क एंड एक्सियल कंप्रेसिव लोड। स्क्रू जो होता है उस पर एक तो ये टॉर्क लगता है और दूसरा एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है एंड बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो। इस पर कभी कुछ टाइम पर जैसे लंबाई ज़्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट भी इस पर लगता है। समटाइम्स कभी कभी इसमें बेंडिंग लोड भी लग सकता है। स्क्रूज आर मेड ऑफ C30 और C40 स्टील्स। ये जो स्क्रू हैं ये C30 या C40 स्टील्स के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक, ब्रॉन्ज और कॉपर अलॉय इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नट। ये जो नट है इसके आउटसाइड जिसमें चलता है स्क्रू, ये नट जो है ये जनरली प्लास्टिक्स के बनते हैं, ब्रॉन्ज के होते हैं, कॉपर अलॉयज के होते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड नट्स। अब हम स्क्रू और नट की डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन करने में हम ये देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू एन एक्सियल लोड इन द स्क्रू बॉडी। ये जो स्क्रू बॉडी है, इस स्क्रू बॉडी में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है ड्यू टू एन एक्सियल लोड, ये एक्सियल लोड लग रहा है ऊपर से W। तो यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया हुआ है ऊपर से एक्सियल लोड आ रहा है W। इस एक्सियल लोड के कारण इस स्क्रू में कंप्रेसिव लोड आएगा। ये इसमें कंप्रेस होगा, ये संपीड़न होगा। ये स्क्रू जो है वो संपीड़ित होगा। तो जब इसमें संपीड़न होगा तो एक संपीड़ित स्ट्रेस प्रतिबल जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुआ ये कितना है, जबकि हम इस पर लोड W लगा रहे हैं। तो स्क्रू बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये जो स्क्रू बॉडी है उसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है W, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया AC और कोर डाया AC, कोर डाया DC एरिया। मतलब ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो DC डिस्टेंस है, इस DC डिस्टेंस पर दिस द कोर डाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोर डाया है स्क्रू का। इस यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो डायामीटर है, ये DC जो है, ये जो DC डाया है इस पर यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो वो आता है πDC²/4। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर ये लोड W लग रहा है ना। इसलिए डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जब लोड W लग रहा है तो इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है। तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा C की वैल्यू होगी लोड अपॉन एरिया। लोड कितना लग रहा है और उसका एरिया कितना है, कितने एरिया पर वो लोड लग रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्ट्रेस स्ट्रेंथ हो जाएगी और ये लोड के बराबर होनी चाहिए। तो ये लोड के बराबर होगी ऐसे। तो यहाँ पर इस तरह हम सिग्मा C निकाल सकते हैं, निकालेंगे W/AC करके। अब यहाँ पर यदि आपको हमें सिग्मा C मालूम है और लोड मालूम है तो हमें ये एरिया मालूम हो सकता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। अब यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू रख दी। क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है πDC²/4। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्क्रू एट रूट। कोर में ये जो कोर है ये रूट है, रूट एरिया है स्क्रू का क्रॉस सेक्शन एरिया एट द रूट डाया। ये रूट डाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इस रूट डाया पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है πDC²/4। तो यहाँ लोड को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। अब इसमें
हमें सिग्मा सी जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है स्क्रू के मटेरियल की, ये हमें मालूम है कि जो हम स्क्रू काम में ले रहे हैं उसके मटेरियल की डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, ये हमें मालूम है। उस पर लोड कितना लग रहा है, ये हमें मालूम है। तो हम तीसरा जो वैल्यू है DC, दैट इज कोर डायामीटर या रूट डायामीटर, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्क्रू हम काम में लेंगे उसका रूट डायामीटर कितना होना चाहिए। नाउ व्हेन द unsupported length of the screw between load and nut is too great, जब ये लंबाई इसकी ज़्यादा हो, unsupported length of screw between load and nut, जैसे लोड ऊपर लग रहा है और नट यहाँ तक है, तो लोड से नट तक के जो डिस्टेंस है ये जब बहुत ज़्यादा है तो उस केस में देन फ्रॉम कॉमन थ्योरी डिज़ाइन, तो कॉमन थ्योरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें हम एक फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया में, और वो में फैक्टर ये है 1 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 4c पाई स्क्वायर ई इंटू एल अपॉन के का स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो W अपॉन AC इंटू दिस वन फैक्टर इजकल टू सिग्मा C, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड in the screw due to load W। यहाँ पर ये सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेस है, L इज द लेंथ ऑफ द स्क्रू है, K इज द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है, E इज द एंड फिक्सिटी कोफिशिएंट और E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सिग्मा C इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा जो स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होता है वो है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। जब किसी पावर स्क्रू के ऊपर लोड W लगाया जाता है तो उसमें एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि जब ये घूमता है तो उसमें एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। दिस इज ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट इन द स्क्रू बाय कंसीडरिंग मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्क्रू। मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया पर को कंसीडर करते हुए हम देखते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण इसमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। अब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस विल के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इक्वल टू टी टॉर्क इनटू रेडियस या d/2 अपॉन जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टी अपॉन जे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, टेंजेंट टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टॉर्सनल शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियस। तो ये टॉर्शन इक्वेशन है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की इक्वेशन है। तो इसमें हम यहाँ पर आर को ऊपर लेंगे तो टी इंटू आर अपॉन जे। अब यहाँ पर टी क्या है, टी जो है अप्लाइड टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द स्क्रू। जब हम दिस इज द अप्लाइड टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द स्क्रू के द्वारा जो ट्रांसमिट किया जाता है वो अप्लाइड टॉर्क है, और आर इज द रेडियस ऑफ द स्क्रू दैट इज DC/2, को डायामीटर का आधा, या माइनर डाया जो है माइनर डाया का आधा कह सकते हैं, ये रेडियस है। एंड जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई DC की पावर 4 अपॉन 32। नाउ व्हेन द स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू बोथ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब यदि मान लो स्क्रू पर कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लग रहा है और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी है, देन द प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, देन द प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस कैसे दिया जाएगा, दैट इज टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू इन रूट ऑफ सिग्मा C अपॉन 2 का स्क्वायर, सिग्मा C कंप्रेसिव स्ट्रेस के आधे का स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास
टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये जो प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस है ये आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस कितना होगा? दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा, दिस इज द रूट ऑफ सिग्मा सी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, एंड इट शुड बी लेस देन शियर स्ट्रेस। Now, when the unsupported length of the screw is short, जब स्क्रू की लेंथ छोटी हो, अनसपोर्टेड लेंथ यदि कम है, देन फेलियर विल टेक प्लेस। तो फेलियर होता है व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द शियर यील्ड स्ट्रेंथ, जबकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो शियर यील्ड स्ट्रेंथ, मटेरियल की शियर यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। नाउ शियर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? शियर यील्ड स्ट्रेंथ टाउ वाई विल बी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शियर यील्ड स्ट्रेंथ आएगा। अब तीसरा जो है स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस इन थ्रेड्स, कि जब पावर स्क्रू पर लोड W लग रहा है तब शियर स्ट्रेस थ्रेड्स में प्रोड्यूस होगा। दिस इज ड्यू टू एक्सियल लोड W। द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू एंड नट आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्सेस। द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू एंड नट, स्क्रू और नट के जो थ्रेड हैं आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्सेस। इन पर ट्रांसवर्स शियर फोर्स लगता है ड्यू टू द लोड W। लोड W के कारण इस पर शियर फोर्स लगेगा। शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम नियर द रूट डायमीटर फॉर द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू एंड नट ड्यू टू एन एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के कारण स्क्रू और नट के रूट पर, रूट डायमीटर पर जो थ्रेड्स हैं उस पर ये शियर स्ट्रेस लगेगा। शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम नियर द रूट डायमीटर, ये मैक्सिमम है रूट डायमीटर पे फॉर द थ्रेड्स ऑफ स्क्रू एंड नट ड्यू टू एन एक्सियल लोड W। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द थ्रेड ऑफ स्क्रू। अब पहले हम स्क्रू में देखते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द थ्रेड्स ऑफ स्क्रू, कि जो स्क्रू है उसके थ्रेड्स में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। इसको निकालने के लिए हमने ये फार्मूला देखा। देखिए ये शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन पाई DC B इंटू एन। दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू। अब W हमें मालूम है लोड है, अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? ये सिलिंड्रिकल एरिया है जहां से कि थ्रेड जो है वो शियर होगा। दिस इज पाई DC B इंटू एन। अब देखिए ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू में पाई DC कौन सा हुआ? ये वाला, ये सब पाई DC। दिस इज 2 पाई R, ये जो है दिस इज द 2 पाई R। इतना जो ये एरिया होगा वो 2 पाई R होगा या पाई DC बोल सकते हैं। ये जो सर्कमफरेंशियल एरिया है जो है दिस इज पाई DC। तो पाई DC इंटू B कौन सा? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये B या T, इसको B भी बोलेंगे या T भी बोलेंगे। ये विड्थ है, विड्थ ऑफ द थ्रेड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम T भी बोलते हैं, थिकनेस ऑफ द थ्रेड या विड्थ ऑफ द थ्रेड। तो ये पाई DC इंटू B, तो ये तो हुआ टोटल सर्कमफ्रेंशियल एरिया, सिलिंड्रिकल एरिया। इस जगह पर सिलिंड्रिकल एरिया कितना होगा? ये तो है DC यहाँ से यहाँ तक, तो पाई DC, ये तो पाई DC, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गई। और इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक जो है वो थिकनेस T है या
इसको हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो विड्थ है बी इज द विड्थ ऑफ द थ्रेड। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी हो गई। तो ये सिलिंड्रिकल एरिया क्या हो गया, पाई डी सी इंटू बी। अब यदि इसमें n थ्रेड्स हों, जैसे 1 2 3 4 ऐसे तरह, तो n थ्रेड्स हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई डी सी इंटू बी इंटू एन, तो टोटल सिलिंड्रिकल एरिया हो गया। तो ये जो टोटल सिलिंड्रिकल एरिया है पाई डी सी बी इंटू एन, पाई डी सी बी तो सिलिंड्रिकल एक रिंग का एरिया है, एक थ्रेड का एरिया है, एक थ्रेड का सिलिंड्रिकल एरिया रूट पर। और यदि इन सबको में यदि n थ्रेड है तो वह n टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल एरिया क्रॉस, ये टोटल सिलिंड्रिकल एरिया है जिस पर कि शियर फोर्स लगेगा W फोर्स के, W लोड के कारण। तो यहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा लोड अपॉन टोटल एरिया, शेयरिंग एरिया। शेयरिंग एरिया क्या है, पाई डी सी बी इंटू एन, ये शेयरिंग एरिया है। तो यहाँ लोड को जब हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया। अब यदि आपको शियर स्ट्रेस मालूम है, लोड मालूम है और डीसी मालूम हो गया, तो हम अब इसकी विड्थ या एन भी मालूम कर सकते हैं कि कितने एंगेज होने चाहिए या बी कितना होना चाहिए उसको। नाउ बी इज द थिकनेस और विड्थ ऑफ द थ्रेड एट रूट डाया, रूट डाया पर इसकी विड्थ या थिकनेस है। और एन इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, कि कितने थ्रेड्स एंगेज्ड हैं। जैसे इस नट में देखिए 1 और 2, ये दो नट तो दो थ्रेड तो पूरी तरह से एंगेज है नट में, ये थ्रेड और ये थ्रेड, ये पूरी तरह से नट में एंगेज है, इसका ये पार्शियल है। तो इस तरह से कितने थ्रेड्स एंगेज्ड हैं, नाउ दिस द n इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, कि दो एक दूसरे से कितना मैच कर रहे हैं थ्रेड्स, वो n नंबर्स है। फिर है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द थ्रेड्स ऑफ नट। अब हम नट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा उसको देखते हैं। हियर टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लोड अपॉन सिलिंड्रिकल एरिया। सिलिंड्रिकल एरिया कितना है, ये पाई डी जीरो इंटू बी इंटू एन। डी जीरो इज द आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बोल्ट या ऑफ द नट स्क्रू, दिस द डी जीरो इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्क्रू। और अब हम लेकिन यहाँ पर नट का निकाल रहे हैं, तो नट के लिए जो अंदर वाला डायमीटर होगा वो आउटसाइड डायमीटर होगा या मेजर डाया, जिसको हम मेजर डाया भी बोलेंगे कि आउटसाइड डायमीटर या मेजर डाया। तो मेजर डाया मतलब ये हुआ कि जो अंदर नट के अंदर वाला जो रूट पर जो डायमीटर है दैट इज डी जीरो, और वहीं से जो थ्रेड है वो शेयर होगा। तो इसलिए हमने वहाँ पर सिलिंड्रिकल एरिया लिया पाई डी जीरो, तो रिंग एरिया हो गया एक थ्रेड का एरिया, और इस एक थ्रेड के एरिया में एक थ्रेड की सर्कमफ्रेंस है तो पाई डी जीरो तो एक थ्रेड की सर्कमफ्रेंस है। और इसमें जब हम बी और ऐड कर देंगे या टी मल्टीप्लाई कर देंगे, बी मल्टीप्लाई कर देंगे या टी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक रिंग का एरिया आ जाएगा। ये एक थ्रेड जो है, एक जो चूड़ी है उसका टोटल सिलिंड्रिकल एरिया है पाई डी जीरो इंटू बी। और इसमें जब हम यदि मान लो इसमें n थ्रेड्स हैं जो कि एंगेज्ड हैं, तो उस पर ये फोर्स लगेगा, तो वो n थ्रेड्स जो है इस लोड को बियर कर रहे हैं W लोड को। तो इसलिए ये टोटल एरिया जो है वो कंसिडर करेंगे हम पाई डी जीरो बी इंटू एन। तो ये टोटल एरिया ये हो गया जिस पर कि ये लोड W लगेगा, तो वो होगा पाई डी जीरो बी इंटू एन नंबर ऑफ थ्रेड्स। दिस व्हेन मल्टीप्लाई बाई द टाउ मैक्सिमम, तो इससे हमें फिर लोड मिलेगा। अब यदि हमको टाउ मैक्सिमम मालूम है, लोड मालूम है, तो यहाँ पर हम आउटसाइड डायमीटर
भी निकाल सकते हैं, या वैल्यूज़ को रख करके हम ये टाउ मैक्सिमम देख लेंगे कि कितना विद इन लिमिट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा W अपॉन पाई d0b इंटू एन। नाउ d0 इज द आउटसाइड और मेजर डायमीटर ऑफ द नट और स्क्रू एट द रूट ऑफ द नट, नट के रूट पर जो डायमीटर है वो बोल्ट का आउटसाइड डायमीटर है और थ्रेड जो नट है उसका इनसाइड डायमीटर। नाउ थर्ड है बियरिंग प्रेशर बिटवीन सरफेस ऑफ स्क्रू नट्स। अब देखिए हमने 3 स्ट्रेसेस देख लिए, एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब ये चौथा जो है बियरिंग प्रेशर, बियरिंग प्रेशर बिटवीन सरफेसेस ऑफ द स्क्रू एंड नट, कि जो चूड़ियाँ हैं नट की और स्क्रू की, वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस कांटेक्ट में है क्योंकि स्क्वायर थ्रेड्स है यहाँ पर। तो जब स्क्वायर थ्रेड्स काम में लेते हैं तो वो फेस टू फेस कांटेक्ट में होते हैं। तो यहाँ पर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट जो होगा स्क्रू और नट का, तो वहाँ पर वो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो क्या, बियर करेंगे, प्रेशर लगाएंगे उस पर। तो ये बियरिंग प्रेशर जो है, दबाव वाला जो प्रेशर है, बियर करने वाला प्रेशर जो है, एक दूसरे पर प्रेशर लगाते हैं, वो बियरिंग प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये जो बियरिंग प्रेशर है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कितना है। तो यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्क्रू एंड नट टू रिड्यूस वियर ऑफ द स्क्रू एंड नट। स्क्रू एंड नट का यदि घिसावट कम करनी है तो द बियरिंग प्रेशर मस्ट बी इन लिमिट। तो हमारे पास जो बियरिंग प्रेशर है वो लिमिट में होना चाहिए। यदि बियरिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा घिसावट होगी। बियरिंग प्रेशर डिपेंड्स ऑन, बियरिंग प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, द मटेरियल्स ऑफ द स्क्रू, कि स्क्रू का मटेरियल क्या है। यदि वो हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल, हाईली बियरिंग रेजिस्टेंस है, बियरिंग मटेरियल है, तो उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। तो मटेरियल्स ऑफ द स्क्रू एंड नट्स, कि नट और स्क्रू का मटेरियल कैसा है। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन नट एंड स्क्रू, नट और स्क्रू के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। एंड नेचर ऑफ द लुब्रिकेशन, कि किस तरह का लुब्रिकेशन हम उसमें काम में ले रहे हैं, तो उसका बियरिंग प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा। नाउ बियरिंग प्रेशर ऑन द थ्रेड बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द स्क्रू एंड नट। तो बियरिंग प्रेशर कितना होगा ऑन द थ्रेड्स बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द स्क्रू एंड नट। स्क्रू एंड नट की जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वहाँ पर बियरिंग प्रेशर कितना है। नाउ दिस P bearing इज इक्वल टू लोड अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया, कि जो टोटल लोड ऊपर से आ रहा है W लोड, वो W लोड कितने एरिया पर, कितने प्रोजेक्टेड एरिया पर आ रहा है। तो वो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, लोड तो हो गया W, ये लो जो लोड है ये तो लोड तो हो गया W, लेकिन वो जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कितना है जिस पर कि ये बियरिंग प्रेशर लग रहा है। तो वो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, पाई d0 स्क्वायर बाई 4, मतलब आउटसाइड डायमीटर जो है d0 उसका स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4। तो ये तो हो गया हमारे पास एक डिस्क का एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द पावर स्क्रू। इसमें से हम कोर डायमीटर पर जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाहर वाली जो रिंग है उसका एरिया बच जाएगा। देखिए ये पाई d0 स्क्वायर बाई 4 है और ये जो है माइनस में ये है पाई dc स्क्वायर बाई 4। तो इस केस में बाहर जो रिंग बचेगी, थ्रेड जो बचेगी, उस जो जिसमें फेस एक दूसरे पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक बियरिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, पाई बाई 4 d0 स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर। अब यदि उसमें n थ्रेड्स लगे हुए हैं तो उस केस में ये जो बियरिंग एरिया है ये इंक्रीज हो जाएगा, हर एक थ्रेड का एक बियरिंग एरिया होगा। तो यहाँ पर यदि बियरिंग प्रेशर मालूम है d0
आउटसाइड डायमीटर है मालूम है, रूट डायमीटर मालूम है, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने काम में लेंगे ये मालूम हो जाता है हमको। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू W अपॉन पाई डी बी एन। पाई डी इज द डायमीटर ऑफ द स्क्रू एंड बी इज द विड्थ ऑफ द थ्रेड। जो थ्रेड बना हुआ है उसकी चौड़ाई जो है वो बी है, और एन इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स। एन इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कॉन्टेक्ट विद द नट। नट के कितना एक दूसरे के कितने कॉन्टेक्ट में है। डी इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू, या ये जो डी है डी इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू। देन बी इज द थिकनेस, बी या टी भी बोल सकते हैं हम थिकनेस, और विड्थ ऑफ द स्क्रू। स्क्रू की जो चौड़ाई है वो है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है P/2, क्योंकि पिच जो है वो इसके चूड़ी के थिकनेस से दुगना होता है। तो यहाँ B इक्वल टू P/2 एंड N इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कॉन्टैक्ट। N इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कॉन्टैक्ट विथ द नट। N इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कॉन्टैक्ट विथ द नट। इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द हाइट ऑफ नट अपॉन पिच ऑफ द थ्रेड। नट की हाइट को हम पिच से डिवाइड करेंगे तो उसमें नंबर कितने थ्रेड्स हैं ये मालूम पड़ जाएगा हमको। दिस इज द H अपॉन P। तो इससे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं नट की, क्योंकि पिच मालूम है, नंबर ऑफ थ्रेड्स यदि हमें मालूम है कि कितने थ्रेड्स लेने हैं तो उसकी हाइट मालूम पड़ेगी। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ नट और लेंथ ऑफ थ्रेड एंगेजमेंट ऑफ द स्क्रू एंड नट। Now references है ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R.S. कुर्मी एंड J.K. गुप्ता। दूसरा रेफरेंस है गेस्ट एसेस लॉग इन मशीन डिज़ाइन फ्रॉम इंटरनेट। थैंक्स।